हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि परमुटेशन क्या होता है और उनसे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो किए थे हमने। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो परमुटेशन क्या होता है? जस्ट सिंपली अरेंजमेंट। ठीक है, यानी जहाँ भी आपको सेंस मिले किसकी कि मुझे कोई चीज़ें अरेंज करनी है, कुछ नंबर ऑफ़ थिंग्स है वो मुझे अरेंज करनी है तो समझ जाओ कि वहाँ मुझे क्या यूज़ करना है, परमुटेशन यूज़ करना है। ठीक है, और परमुटेशन में क्या होता है मेरा, हमें पता है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे चीज़ें आपको समझ में आनी चली जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू। 6 बच्चे हैं मेरे पास, उनको मुझे लाइन में क्या करना है, खड़ा करना है, और मैं कितने तरीके से उनको कर सकता हूँ ये उनसे हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपली कैसे कर सकते हैं देखो इसको। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? जैसे हम लास्ट किया था, मेरे पास कितने 6 चिल्ड्रंस हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मुझे 6 के 6 बच्चों को ही लाइन में खड़ा करना है। कैसा? इसने बोला है कि मुझे 2 बच्चे लेने हैं या 3 बच्चे लेने हैं। इसने बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू, तो 6 बच्चे हैं। ठीक है, मुझे उनको खड़ा करना है, मतलब 6 के 6 कॉन्सेप्ट, 6 के 6 बच्चे। तो लेट बी मैंने वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये प्लेसेस है मेरे पास। तो अब देखो, जैसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में करते थे, मेरे पास टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो पहले प्लेस जो है मेरा फर्स्ट, यानी फ्रंट में कौन खड़ा होगा, कितने ऑप्शन है मेरे पास? तो सिंपल सा मेरे पास टोटल 6 ऑप्शन है। 6 के 6 बच्चे फ्रंट लाइन में आ सकते हैं, पहली पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पे कितने आएंगे? ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि यहाँ रिपीटेशन अलाउ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो परमुटेशन क्वेश्चन कर रहे हो तो एक चीज़ तो वहाँ से आती है, लेकिन उस चीज़ को नहीं लेना, क्योंकि हम क्वेश्चंस और भी करेंगे, हम कम्बिनेशन ही करेंगे, मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे जहाँ परमुटेशन कम्बिनेशन दोनों अलाउ होंगे। ठीक है, और जैसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे भी मे बी रिपीटेशन अलाउ हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बट अब सिंपल सा तरीका देखो जो मैंने आपको पहले भी बताया था। 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे हैं मेरे पास, एक बच्चे को मैंने लाइन में फ्रंट में खड़ा कर दिया। ठीक है, क्या वो दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं? ठीक है, क्या मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ? देखो, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल जो चीज़ें होंगी ना वो रिपीटेशन होता ही नहीं है उनमें। मेरे पास 6 चेयर्स हैं। ठीक है, मैंने एक चेयर को रख दिया एक पे। ठीक है, तो उसके बाद कितनी बची? 5। तो दूसरा जो प्लेस होगा मेरे पे, वहाँ पे मैं 5 को ही प्लेस कर सकता हूँ। तो सेम कॉन्सेप्ट इज बी यूज्ड हेयर। इट मीन्स अगर एक बच्चा यहाँ आ गया तो मेरे पास बाकी बचे 5। अब एक और यहाँ आ गया तो यहाँ बचे 4, एक और आ गया तो 3 2 and 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना था? 6 के 6 बच्चे, यानी अब मैं देखता हूँ कि मान लो मैं ये वाला बच्चे को नहीं खड़ा करता यहाँ। ठीक है, तो क्या मैंने 6 के 6 बच्चों को लाइन में लगा दिया? नहीं लगाया। तो इट मीन्स ये मेरे क्या है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लीकेशन। अब देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हम सीख चुके हैं। दैट इज इक्वल टू क्या होता है? 6 फैक्टोरियल, एंड 6 फैक्टोरियल इज 720। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। करोगे कैसे? सिंपल सा, कुछ नहीं करना, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नीचे लाइन लगाना एक तरह से रफ वर्क है, ऊपर वाली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली दैट इज नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इन विच 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू। पूरा लिखना, पूरा लिखता हूँ, इन विच 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू, इन ए। ठीक है भाई, सॉरी विद दिस, इसको मल्टीप्लाई कर तो यू गेट योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, ये पहला मेथड जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अब उससे कर सकते हो। अब देखो, इससे भी और सिंपल सेकंड मेथड जो हम बात कर रहे हैं परमुटेशन की। ठीक है, कैसे करोगे? कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, इनको अरेंज करना है, कितने प्लेसेस पे अरेंज करना है? 6। ठीक है, वी हैव टू अरेंज 6 थिंग्स टेकिंग 6 और ऑल एट ए टाइम। ठीक है, 6 के 6 लेना है। तो इसका क्या होता है? दैट सिंपली दैट बिकम 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, और वी कैन से दिस इज योर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6, दैट इज 0, और 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? दैट इज 1। इट इज सिंपली दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 6 फैक्टोरियल क्या होता है? दैट इज 720। आई थिंक आंसर हमने यही निकाला था। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, लिखने का तरीका भी नंबर ऑफ वेज लिख दो, सिंपल नंबर ऑफ वेज इज दिस, दैट्स इट। डायरेक्टली आप ये लगाओ, क्योंकि वी हैव 6 थिंग्स एंड वी हैव टू अरेंज देम इन 6 प्लेसेस, सो 6p6 वी हैव टू फाइंड सिंपली। और एक चीज़ और बता दूँ मैं कि यहाँ पे नोट कर सकते हो, जैसे 6p6,
मुझे अगर सभी चीज़ें डायरेक्टली अरेंज करनी हो तो देखो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ठीक है। और इससे एक चीज़ नोट करने वाली बनती है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो एक चीज़, क्या कि n नंबर ऑफ थिंग्स, n नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। ठीक है, मीन्स मेरे पास अगर जैसे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या थे, 6 बच्चे थे, 6 थिंग्स आर देयर एंड वी हैव टू अरेंज देम इन 6 प्लेसेस, सो इट मीन्स इट डायरेक्टली योर आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल। इट मीन्स आप डायरेक्टली लिख दो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 720, दैट्स योर आंसर, नो प्रॉब्लम ठीक है भाई, सिंपल है। तो ये चीज़ याद रखना, आगे हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ करेंगे, हम डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं लिखने वाले। ठीक है, मैंने आपको जैसे एक फॉर एग्जांपल बोलता मैं कि मेरे पास ABCD 4 लेटर्स हैं, ठीक है, मुझे इनको अरेंज करना है। ठीक है, कोई भी वर्ड बनेगा 4 लेटर वर्ड बनेगा और कितने वे में, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा दैट कितने वे हो सकते हैं इसको अरेंज करने के, 4 फैक्टोरियल, इट मीन दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर मिलता है 20 थिंग्स है मेरे पास, उनको मुझे अरेंज करना है। ठीक है, इट मीन्स योर आंसर इज 20 फैक्टोरियल। ठीक है, ज़्यादा बड़ा फैक्टोरियल हो तो उसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट 10 तक आपको वैल्यूज़ निकाल के बतानी है। ठीक है देखो सेकंड वन देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 वोमेन ड्रो वाटर फ्रॉम 5 टैप्स इफ नो टैप रिमेन्स अनयूज्ड। क्या बोला भाई, 5 टैप्स है मेरे पास, नल है, ठीक है, और 5 ही वोमेन्स हैं, तो इनको क्या करना है, पानी लेना है इनसे। ठीक है, तो कितने वे से ले सकती है, तो मेरे पास क्या है, लेट बी मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 5 नल है ऐसे, और 3, 4 and 5 लेट बी दिस और 5 वोमेन्स को क्या लेना है, पानी लेना है यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आप कर सकते हो कि पहले नल के पास 5 औरतें इससे पानी ले सकती है, यस और नो, यस। अब एक यहाँ से ले रही है तो बाकी कितने बचेंगे, यहाँ 4 देन 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, मीन दैट इज इक्वल टू 120। परमुटेशन से करना है तो क्या करोगे, 5 टेप 5p 5 निकालना है मुझे। ठीक है, इट मीन दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, इट मीन्स 5 फैक्टोरियल इज 120। तो आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है हो जाएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड वन, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स, ठीक है, अब मेरे पास 4 बुक्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स बी अरेंज इन सेल्फ। एक सेल्फ में मुझे 4 बुक्स है मेरे पास, उनको मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, तो सिंपली योर आंसर इज नंबर ऑफ वेज क्या होंगे आपके, कितनी चीज़ें हैं आपके पास, 4 बुक्स आर देयर, 4 चेयर्स आर देयर, 4 चिल्ड्रन आर देयर, 4 मैन्स आर देयर, वट एवर इट इज़, 4 चीज़ें ना, 4 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज सिंपली, दैट इज इक्वल टू 24, दैट इज योर आंसर फॉर दिस, दैट इज वन लाइनर सिंपली। ठीक है, समझना चाहो देखो, सी मान लो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, 4 बुक्स है मेरे पास। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना होता तो क्या होता, मुझे इनको रीअरेंज करना है, तो 4 प्लेसेस आते हैं, तो फर्स्ट पे क्या आ सकती हैं, 4 बुक्स आ सकती हैं, इस पे किसी एक को मैंने रख दिया तो बाकी कितने बचेगी, 3, एक और रख दूंगा तो 2 एंड देन 1 मल्टीप्लाई दैम यू गेट 24, दैट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और एज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उसको, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है इसका, देखते हैं चलो। देर आर 3 डिफरेंट रिंग्स, इसने बोला कि मेरे पास 3 अलग अलग रिंग्स हैं। ठीक है, टू बी वॉर्न इन 4 फिंगर, 4 फिंगर्स में मुझे क्या करनी है, पहनना है इनको। ठीक है, लेट बी देयर आर 4 फिंगर्स विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। क्या बोला इसने कि ज़्यादा से ज़्यादा एक फिंगर में क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रिंग हो सकती है, एक फिंगर में एक से ज़्यादा रिंग, यानी एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या है, या तो मेरी फिंगर खाली रहनी चाहिए या फिर उसमें सिर्फ एक रिंग होनी चाहिए, दैट्स द ओनली ऑप्शन। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज। क्या होगा देखो, एक सिंपल सा तरीका है परमुटेशन से, क्या है मेरे पास 4 फिंगर्स है मेरे पास। ठीक है, और मुझे उनमें क्या करना है, 3 रिंग्स को अरेंज करना है। 4 फिंगर्स में क्या करना है, मुझे 3 रिंग्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो दैट इज सिंपली बिकम 4 फैक्टोरियल, NPR का फॉर्मूला पता है भाई, दैट इज 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ऊपर क्या हो गया मेरे पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड 4 माइनस 3, दैट इज 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24/1 मीन्स 24, दैट्स योर आंसर सिंपली। ठीक है,
अब इसको समझना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, हम इसको सेकंड मेथड यानी मैं किससे कर रहा हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसको करके देखते हैं। देखो अब एक फिंगर में एक से ज़्यादा रिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब रिंग मेरे पास 3 है, फिंगर मेरे पास कितनी है, 4 है। इसका एक कॉन्सेप्ट सीधा समझ में आ गया कि भाई एक फिंगर 100% खाली रहने वाली है, ठीक है। मान लो मैंने इस वाली को छोड़ दिया, इसमें मैं रिंग नहीं डाला, मैंने इसको इसमें डाला, क्या इस वाली को मैं इसमें डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकते, क्योंकि इसने बोला है भी एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं इसमें नहीं डाल सकता, तो इसका मतलब ये इसमें जाएगी और ये इसमें जाएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहली फिंगर के पास मेरे पास 3 ऑप्शन थे कि ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है और ये भी जा सकती है। यस और नो, पहली फिंगर के पास कितने ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे, ठीक है। अब जब एक मैंने इसमें डाल दी तो सेकंड किस में जाएगी, अब सेकंड के पास 2 ऑप्शन थे, ये और ये, दोनों में से कोई एक मैं डाल सकता हूँ, डालनी एक ही है, डालनी एक ही है, लेकिन दोनों में से कोई एक डाल सकता हूँ। तो इसके पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आते हैं। अब इसके पास ये भी मैंने डाल दी, ये भी मैंने एक फिंगर में डाल दी, तो मेरे पास एक ही बची, तो इसके पास एक होगा। तो दैट इज योर 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1। और वी कैन से 3 फैक्टोरियल वे से मैं ये कर सकता हूँ। जब मैंने इस वाली फिंगर को छोड़ दिया, जब मैं इसमें रिंग नहीं डाल रहा, तो ऐसी कितनी कंडीशंस हो सकती है मेरे पास। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो ज़रूरी है कि मैं इसको छोड़ूँ, मैं हो सकता है ना कि इस वाली में कि अब मेरे को इसमें नहीं डालना, इसमें नहीं डालोगे तो ये 1 से कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ठीक है। मतलब एक और नई अरेंजमेंट बन के तैयार हो गई, ठीक है। तो ये भी कितने वे से कर सकता हूँ मैं, 3 फैक्टोरियल वे से ही कर सकता हूँ। अगेन द नेक्स्ट वन, जब मैं इसमें नहीं डालूंगा तो फिर से मेरे पास 3 फैक्टोरियल वेज होंगे, और इसमें नहीं डालूंगा, चारों में बारी बारी से नहीं डालूंगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब ये टोटल कितनी बन रही है, या तो इसको ऐसे कर लो कि जब मैंने इसको छोड़ा तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बन रही थी, जब मैंने इसको छोड़ा तो फिर इन तीनों से 3 फैक्टोरियल वे से अरेंजमेंट हो रही थी, फिर मैंने इसको छोड़ा तो फिर अगेन मेरे पास 3 फैक्टोरियल वे से हो रही थी, और फिर जब मैंने लास्ट इसको छोड़ा तो इन तीनों में भी मैं 3 फैक्टोरियल वे से इसको अरेंज कर सकता हूँ। अब इन तीनों को मैं कर लेता हूँ ऐड। ऐड क्यों किया, सिंपल सा देखो, जब मैंने फर्स्ट अरेंजमेंट की ये वाली, ठीक है, तो इसमें मैंने इस रिंग को छोड़ा था, मेरी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। क्या इस पर डिपेंड करता है कि इस वाली उंगली को छोड़ूंगा तो ये वाला पहले वाला काम नहीं हुआ, पहले वाला हो चुका है, ठीक है। इट मीन्स दिस इज इंडिपेंडेंट, और प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, अब मुझे इनको ऐड करना है, ठीक है। या फिर सिंपल सा तरीका, इन सबको ऐड कर लो, 6 + 6 + दैट इज 24 मिलेगा मुझे, जो मैंने पहले आंसर निकाल चुका हूँ। सेकंड देखो इसमें क्या, इस रिंग को छोड़ने से मेरा ये जो अरेंजमेंट आया दैट इज ऑफ 3 फैक्टोरियल वेज। टोटल कितने टाइम्स कर सकूँ, जब मैंने इसको छोड़ा तो ऐसे ऐसी कितनी फिंगर्स है जिनको मैं छोड़ सकता हूँ बारी बारी से, 1 2 3 4, तो इंटू 4 कर दो, यू गेट योर आंसर, दैट इज 6 4 24 अगेन, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है, और थोड़ा सा फोकस करके कर रखोगे, ठीक है। तो मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर साथ साथ भी ये क्वेश्चन भी कर लोगे तो परमुटेशन में आई थिंक आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑफ थिंग्स हैं वो सेम नहीं है, सारी अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला, ए स्टूडेंट वांट टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री एंड 4 इंग्लिश बुक्स ऑन ए सेल्फ। एक स्टूडेंट है जो 3 इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, 2 हिस्ट्री की और 4 जो है इंग्लिश की बुक्स हैं, उनको एक सेल्फ में उसको अरेंज करना है। इफ़ द बुक्स आर ऑन द सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट, यानी सेम सब्जेक्ट की बुक्स भी क्या अलग अलग है। जैसे अब कुछ हिस्ट्री की बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं मेरे पास, और दोनों क्या हैं, अलग अलग है, मतलब मैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मुझे पता लगेगा कि एक को मैंने ऊपर रखा है कि नीचे रखा है, तो मुझे पता लगेगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकती है वो उसने पूछा है, ठीक है। तो अब देखो, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स मेरे पास कितनी है, दैट इज 3, हिस्ट्री की कितनी है, दैट इज 2, इंग्लिश की कितनी है, दैट इज 4, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी, दैट इज ऐड कर दो, दैट इज 9, ठीक है। और सभी क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। अब जब सेम होगी उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है, अभी तक सारी चीज़ें अलग अलग चल रही है, जब चीज़ें सेम होगी तो उनकी बात भी करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए हमें क्या करना है, सेम की बात कर रहा हूँ। तो 9 बुक्स हैं, उनको कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, सिंपली दैट इज 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट आर 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, तो वो आई थिंक आप निकाल सकते हो। 9 फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज सिंपली, चलिए तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
और बाकी आपको 10 तक का याद होना चाहिए, तो दैट इज सिंपली 9 फैक्टोरियल क्या होता है 362880, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अगर 6 7 तक भी याद है तो 7 तक का मान लो मुझे 5040 याद है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 9 से कर दो, अगेन यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो बेटर है कि आपको 10 तक अगर याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक 6 7 तक तो इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑल द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। अब मुझे क्या करना है भाई, अब ये अलग क्वेश्चन बन गया, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उनसे ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट मिल गया, तो इसकी बात हम करते हैं। तो अब इसने क्या बोला इनिशियली, उसकी मैं पहले जाता हूँ। इसने बोला कि भाई मेरे पास 3 इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, तो मैंने मान लिया कि E1 E2 एंड E3 ये इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। ठीक है, AC कर देता हूँ, चलो मैं इसको, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश भी है ना, AC1 कर देते हैं, AC2 एंड AC3। तो EC1 इकोनॉमिक्स फर्स्ट बुक, इकोनॉमिक्स सेकेंड एंड इकोनॉमिक्स थर्ड बुक आते हैं। ठीक है, और क्या था मेरे पास 2 हिस्ट्री, तो मैंने इसको लिख दिया H1 H2, 2 हिस्ट्री की बुक्स हैं एंड 4 आर ऑफ इंग्लिश, तो इसको मैं लिख दिया E1 E2 E3 एंड E4। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हो। अब मुझे इनको अरेंज करना है, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी क्या, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑल द बुक्स ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑल द बुक ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। इनको मुझे क्या करना है, इकट्ठे, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसने ये बोला कि भाई जो इकोनॉमिक्स की बुक है ना उनको इकट्ठे रखना है मुझे, हिस्ट्री वाली बुक्स को इकट्ठे रखना है मुझे, और इंग्लिश वाली बुक्स को मुझे इकट्ठे रखना है। ठीक है, सेल्फ में कर रहे हो तो मतलब ऊपर नीचे रखोगे या साइड में जैसे भी अरेंज करोगे। ठीक है, तो ये चारों इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हिस्ट्री वाली इसके बीच में पड़ी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मुझे अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या हो, ठीक है, अब मैं सिंपल सा तरीका बोलता हूँ कि मैंने क्या किया, जैसे ये बॉक्स मैंने बनाया तो मैंने इन तीनों के हिसाब को मान लो एक अलग से थैले में डाल दिया, हिस्ट्री वाली बुक्स को मैंने अलग से थैले में डाला और इंग्लिश वाली बुक्स को मैंने अलग से थैले में डाला, 3 थैलों में डाल दिया मैंने अलग अलग से। तो अब ये अलग नहीं हो सकती, इंग्लिश वाली मैंने इकट्ठी कर दी, हिस्ट्री वाली इकट्ठी कर दी और इकोनॉमिक्स वाली इकट्ठी कर दी। तो अब मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास थैले कितने हो गए, 1 2 एंड 3। तो इन 3 थैलों को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, सिंपल सा मुझे पता है कि 3 को मैं 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। यस और नो, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब नेक्स्ट चीज़ मेरे दिमाग में ये आनी चाहिए कि भाई अब मैंने इसको AC1 AC2 AC3 ऐसे रखा था, अब हो सकता है ना कि AC2 को मैं पहले रख दूँ या इसको मैं पहले रख दूँ, तो अब ये जो अंदर 3 है इनको मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज अगेन 3 फैक्टोरियल वेज। इसको अगेन मैं क्या करूँगा, 3 फैक्टोरियल वेज से। हिस्ट्री की 2 बुक्स हैं, इनको अंदर मैं थैले के अंदर कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज 2 फैक्टोरियल वेज। इंग्लिश की 4 बुक्स हैं, इनको मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ अंदर, दैट इज 4 फैक्टोरियल। ये मैंने बताया था कि 4 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, मीन्स n नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे NP नहीं लिखने वाला कि 4P4 लिखूँ मैं बार बार, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मुझे बुक्स इकट्ठी करनी थी सबको मैंने एक एक थैले में डाल लिया अलग अलग। अब 3 थैले बन गए, इन तीनों थैलों को मैं 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब मैंने थैले के अंदर देखा कि उसके अंदर 3 इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, यानी 3 थिंग्स आते हैं, सो वी कैन अरेंज दिस 3 थिंग्स इन 3 फैक्टोरियल वेज। यस और नो, सेम एज इट इज इन द सेकंड वन देयर इज 2 थिंग्स, इट मीन्स वी कैन अरेंज दिस इन 2 फैक्टोरियल वेज, एंड इन द फोर्थ वन देयर इज 4 थिंग्स, सो वी कैन अरेंज दिस इन 4 फैक्टोरियल वेज। यस और नो, यस। तो अब ये मैंने अलग अलग चीज़ें लिख दी जो मैं अरेंज कर सकता था। क्या इनके बीच में प्रोडक्ट आना चाहिए, क्या मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ या फिर मैं इनको ऐड करूँ, अब ये चीज़ आती है। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये देखो कि भाई अगर मैं इसको क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा दूसरी, मुझे सारी बुक्स को अरेंज करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो ये, सभी को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। सभी को क्या करना है, मुझे अरेंज करना है। ठीक है, तो अरेंज करना है, तो अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको अरेंज नहीं कर रहा हूँ बीच वाले को, इन दोनों को अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर ये क्या इफेक्ट डालेगी इस पर, ये बिल्कुल इफेक्ट डालेगी इस पर। ठीक है, तो इट मीन्स वी हैव टू अरेंज देम। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक चीज़ समझ जाओ कि जहाँ पे भी अरेंजमेंट की बात हो रही हो, अरेंजमेंट, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि बुक मुझे अरेंज करनी है, तो समझ जाओ कि मुझे परमुटेशन करना है। ठीक है, तो सिंपली ये मैंने क्या किया है, अलग अलग किया है। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि मुझे ये इकट्ठी रखनी थी। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें क्या करती है, क्योंकि मुझे सारी बुक्स अरेंज करनी है, तो ये सारी चीज़ें, इट मीन्स दिस इवेंट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस एंड दिस इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन दिस।
मीन्स एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं इनको अरेंज करने में। सो इसलिए मुझे इनको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो योर आंसर फॉर दिस 6 फैक्टोरियल 6, सॉरी 3 फैक्टोरियल 6, अगेन 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2 एंड 4 फैक्टोरियल 24। नाउ मल्टीप्लाई दैम। 6 is 36, 2 is 72, 72 को मुझे करना है 24 से, ठीक है। 72 इंटू 24, 24 टू जा 48, कैरी 4, 24 को 7 से करो, क्या आएगा, 7 4 28, 2 एंड 4 168 प्लस 4, 168 में प्लस 4 करो, यू गेट 2, कैरी 1 7 1728, दैट्स योर आंसर फॉर दिस। इट मीन्स द नंबर ऑफ वेज आर दिस, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ें समझनी है, आपको फाइनल आंसर में सिर्फ नंबर ऑफ वेज आर दिस, ठीक है। और वी कैन से अगर इसको और डिटेल में लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकते हो कि 3 इकोनॉमिक्स बुक्स आर अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, ये सुनो। एंड फिर क्या था, 2 हिस्ट्री बुक्स आर अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, एंड नाउ द 4 इंग्लिश बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, यस और नो। ये हो गया, ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए, अब एक चीज़ बच गई, क्या कि अब ये मुझे इकट्ठी चाहिए तीनों चीज़ें, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, total number of ways in which all the books are arranged, और साथ में जो कंडीशन है वो लिख दो, अरेंज्ड, शो दैट show that particular subject books are together, बस इसको ऐसे लिख दो। तो अब मुझे सारी इकट्ठी करनी है, देखो इनको मैं अरेंज कर सकता था 3 फैक्टोरियल वे से, मैंने लिख दिया, फिर 2 फैक्टोरियल वे से मैं हिस्ट्री वाली को अरेंज किया, 4 फैक्टोरियल वे से इंग्लिश वाली को। तो अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक्स जब इकट्ठी रहेगी तो वो क्या बनेंगी, अब मेरे यहाँ से क्या बने थे, 3 पेयर बने थे, तो साथ में इंटू में क्या हो जाएगा, दैट इज इंटू 3 फैक्टोरियल, इनको मल्टीप्लाई करो आपको वही मिलेगा 1728, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लैंग्वेज है, आपको चीज़ें बस लिखनी आनी चाहिए जो गिवन है। मेनली अगर आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया तो ये तो जो चीज़ें आप कर रहे हो वही लिख रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया कि इनको मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल वे से, इनको 2 फैक्टोरियल वे से, इनको 4 फैक्टोरियल वे से, और जो मेरा एनवलप जो मैंने माना कि मैं एक थैले में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उसको कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। और एक लाइन और बनाना चाहते थे इसकी तो बना सकते थे, ठीक है, इससे पहले भी कि जो आप 3 फैक्टोरियल वेज आप बोल रहे हो, ठीक है, जो मैंने ऐड किया एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको करें इफ़ द ऑल, यही चीज़ लिख देना फिर वहाँ पे, इफ़ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बुक्स आर टुगेदर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट आर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। देन फिर फाइनली ये लाइन वापस से लिख दो, देन यू गेट योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो आई थिंक इस चीज़ में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हो जाएगा आई थिंक। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसने क्या बोला, हाउ मैनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर, अब मुझे 6 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं, कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन सारी के सारे डिजिट इसने बोल दी, टोटल डिजिट कितनी है, 10 के 10 डिजिट यूज़ करनी है। इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद 35 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, ठीक है, कोई भी डिजिट क्या नहीं होनी चाहिए, मोर देन वंस, मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ होता, या फिर मैं सिंपली आपको ये बोल दूँ, ये मुझे गिवन ही नहीं होती लाइन, अगर ये कुछ गिवन ही नहीं होता, ये सिर्फ इतनी कंडीशन देता, तो फिर मैं इसको परमुटेशन से नहीं कर सकता था, ठीक है। फिर मैं इसको परमुटेशन से नहीं, फिर मुझे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे वापस से जाना पड़ता। इट मीन्स मेरा क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ होता है यहाँ पे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिकल थिंग्स जो होती है जिनको अरेंज करना है, बुक्स अरेंज करनी है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। टेलीफोन नंबर्स बनाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट जब कुछ नहीं गिवन होता तो मुझे मान के चलना है कि रिपीटेशन अलाउ होगा, क्योंकि फ़ोन नंबर मैंने देखा हुआ है वहाँ पे क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ होता है, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट
6 डिजिट टेलीफोन नंबर। तो जस्ट इसको समझते हैं क्या, मैंने 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर मुझे चाहिए। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0 to 9 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विथ 35, यानी हर एक नंबर 35 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 प्लेसेस वी हैव टू फिल, एंड नंबर कितने मेरे पास, तो मैं ध्यान से देखूँ तो रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। इसका मतलब ये 3 और 5 मेरे पास पहले से ही आ चुके हैं। बाकी कितने बचे, 4 यहाँ है 4 यहाँ, मीन्स टोटल 8। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 8p, कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, 4। इट मीन्स टोटल मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 8 हैं। कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं। तो 8p4 इज़ योर आंसर। ठीक है, 8p4 को सॉल्व कर लो भाई, तो दैट बिकम योर 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल एज इट इज़, नीचे का जो 8 माइनस 4 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर वाला क्या आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना आना चाहिए भाई। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो क्या बने 30 दैट इज़ 210, और इसको 8 से करोगे यू गेट 1680, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आप खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ मेरे पास कितने ऑप्शन है, 8 देन 7 6 5, आई थिंक मैंने यही निकाला है। ठीक है, तो दोनों एक ही बातें हैं। तो मेरे पास 8 नंबर्स थे टोटल, मुझे कितने प्लेसेस पे अरेंज करना था, 4, टेकन 4 एट ए टाइम। इन 8 में से कुछ 4 नंबर ही मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता था, तो मैंने यहाँ पे परमुटेशन यूज़ किया। तो नंबर ऑफ वेज इज सिंपली दिस। ठीक है, कुछ और लिखना नहीं आता तो सिंपल ये लिख देना, सिंपल सा ये लिख देना कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस, जो भी गिवन हो दैट इज दैट, हो जाएगा भाई। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था जो कि आपको अभी इस एक्सरसाइज में वैसे नहीं होना चाहिए था इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम थिंग्स मेरे पास क्या होगी, पर्टिकुलर थिंग्स, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स होंगी जो कि सेम होंगी। ठीक है, वो अलग अलग नहीं होंगी। ठीक है, तो उनको हम अलग नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि 5 रेड बॉल्स, ठीक है, तो 5 रेड बॉल्स सारी एक जैसी हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जब चीज़ें होंगी तब हम बात करेंगे, बट पर्टिकुलरली अभी इसको लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि इफ़ देयर आर 6 पीरियड, टोटल कितने पीरियड है भाई, 6 पीरियड है। इन ईच वर्किंग डे ऑफ स्कूल, हर एक वर्किंग डेज स्कूल, इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एटलीस्ट 1 पीरियड। ठीक है, टोटल 6 पीरियड हैं, सब्जेक्ट कितने हैं भाई, 5 ही सब्जेक्ट हैं, उनको मुझे इनमें अरेंज करना है। और इसने कंडीशन दे दी कि एटलीस्ट 1 पीरियड, कि हर एक सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट इज अलाउड, ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एटलीस्ट 1 पीरियड, यानी हर सब्जेक्ट की एक क्लास आनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की एक क्लास आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अब देखो इसको कैसे करोगे। ठीक है, सिंपली 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं और 6 पीरियड है। तो मैंने मतलब पीरियड मान लिया कि ये मेरे पास P1 है, P2 P3 P4 P5 P6, 6 पीरियड्स आते हैं। एंड वी हैव 5 सब्जेक्ट, लेट मैंने मान लिया कि मेरे पास है मैंने माना हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट है मेरे पास। ये मुझे 6 पीरियड्स में क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हो देखो। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते हो। ठीक है, इसको चाहो तो परमुटेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। पहले मैं देखता हूँ 6 पीरियड है और मुझे 5 सब्जेक्ट अरेंज करने हैं। यहाँ पे 6 पीरियड में क्या करना है, 5 सब्जेक्ट अरेंज करने हैं। कैसे कर पाओगे, देखो सिंपली मैंने कर दिया 6p5। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस 6p5। 6 पीरियड थे, मैंने 5 सब्जेक्ट अरेंज करने हैं। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई, देखो 5 सब्जेक्ट कैसे अरेंज हो सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में मान लो हिंदी आ गया, सेकंड में इंग्लिश आ गया, थर्ड में फिजिक्स आ गया, फोर्थ मैंने केमिस्ट्री का और फिफ्थ लेक्चर मैंने मैथ्स का लगा दिया। एक खाली रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे हमने रिंग वाले में किया था, 3 रिंग थी, 4 फिंगर्स थी। ठीक है, 3 रिंग थी, 4 क्या थी मेरे पास, फिंगर्स थी। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या था, 4 फिंगर तो थी लेकिन एक फिंगर मेरी खाली रह रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना था कि वहाँ पे कि मैंने फर्स्ट 3 में डाल दी और चौथी में भी एक और उसी टाइप की रिंग डाली, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे ये खाली रह जा रहा था एक। ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इसने कंडीशन में बोला कि जो एक पीरियड खाली रहेगा ना, इन 5 सब्जेक्ट में से किसी न किसी की क्लास लगाओ यहाँ पे।
किसी न किसी की क्लास लगाओ। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ 5 ही पीरियड अरेंज किए हैं। ठीक है, कोई भी 5, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार यही खाली रहेगा, हो सकता है ये वाला खाली हो सकता है ये वाला खाली हो, कोई भी खाली हो। तो इट मीन्स मैंने सिंपली क्या किया, कोई भी 5 पीरियड्स को अरेंज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी करेंगे, क्योंकि मुझे कई बार होता है कि थोड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कॉन्सेप्ट समझने में आसान रहता है। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम मैं इसको परमुटेशन से देखते हैं। तो मैंने क्या किया, 6p5 किया। क्या किया मैंने, 6p5 किया। पहले क्या किया मैंने, 6 पीरियड से उनमें 5 सब्जेक्ट को मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है भाई, अब जो छठा बचा वहाँ पे क्या हो सकता है, लेट भी जैसे मैंने फर्स्ट पीरियड में हिंदी दिया था, तो हो सकता है मैं 6th पीरियड में भी हिंदी दे डालूँ जब ये खाली रहेगा। ऐसी कंडीशन 5th 4th 3 2 सबके साथ आ सकती है भाई। तो अब हिंदी आने से क्या हुआ, देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट यहाँ से मेरी क्या हो जाती है कि मैं इसको ये वाला एच जैसे मैंने लिखा, इसको मैं एच पहला पीरियड हिंदी का, फिर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड हिंदी। ठीक है, अब मैंने एक काम किया कि इस एच को मैं इधर ले गया, तो मैंने इसको एच ई पी सी एम और इस एच को मैं इधर ले आया। क्या इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ा है यहाँ पे? दोनों अरेंजमेंट मेरे को क्या लग रही है, सेम ही लग रही है। क्यों लग रही है? बिकॉज दे बोथ द पीरियड्स आर ऑफ हिंदी। दोनों पीरियड्स क्या है मेरे, हिंदी के ही हैं। तो ऐसी कंडीशन हर सब्जेक्ट के साथ आएगी जब मैं 6 पीरियड किसको दूंगा, हिंदी को भी दूँ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी को भी दूँ, तब भी मेरे पास ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि जो लास्ट पीरियड है इसको फिल करने के कितने वेज हो सकते हैं मेरे पास, टोटल 5 वेज आते हैं। टोटल कितने, 5 वेज आते हैं। लेकिन एक चीज़ क्या हो रही है कि ये 2 अरेंजमेंट मेरा सिंगल का ही काम कर रही है, तो जस्ट डिवाइड दिस बाय 2। ठीक है, इसको मैंने बोला था दोबारा से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा। तो मैंने सिंपल से क्या बोला, पहली चीज़ मेरे पास 6 पीरियड्स है और मेरे पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट थे, तो मैंने इन 5 सब्जेक्ट को यहाँ अरेंज किया। कैसे अरेंज कर सकते हो, 6 पीरियड में 6p5 कर दिया मैंने। 6p5 करने से क्या हुआ, हो सकता है कोई एक पीरियड खाली जो भी बचा, तो इससे मैंने क्या किया, जो 6p5 मैंने किया ना, इससे मेरा हुआ क्या एक्चुअली में, ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 मैंने ले लिया। ठीक है, तो कभी ये वाला पीरियड खाली था, इन 5 में मैंने अरेंज कर दिया सब्जेक्ट्स को। कभी ये वाला खाली था तो मैंने इसमें, और बाकी जो 4 बचे उनमें अरेंज कर दिया। कभी ये वाला खाली था, ये वाली चीज़ पहले ही आ चुकी है, तो अब यहाँ पे आपको इंटू 6 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटू 6 करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ हुई। अब दूसरी चीज़, जो एक खाली बचा था, ठीक है, एक खाली कोई भी होगा, तो उसको मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ। अब मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट की क्लास लगा दो, तो उसके पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। और वी कैन से 5p1 बोल सकते हो कि 5 सब्जेक्ट है, मुझे एक प्लेस फिल करना है, तो टेकिंग 1 एट ए टाइम, तो 5p1 बोल दो या 5 बोल दो, एक ही बात है। एंड डिवाइडेड बाय 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि इसलिए किया क्योंकि भाई जो लास्ट सब्जेक्ट होगा दैट इज़ हिंदी, और ये भी हिंदी होगा, तो इनको मैं आगे पीछे कर करता हूँ, यानी इंटरचेंज करता हूँ, तो उससे मेरी एक अरेंजमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए मैंने इसके डिवाइड में 2 भी किया। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा, योर आंसर इज 6p5 इंटू 5p1 डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लो बस। 6p5 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 5 दैट इज़ 1 फैक्टोरियल, आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं। 5p1 मीन्स 5 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, मीन्स इसको मैं लिखता हूँ 720 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल है, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। ठीक है, सॉरी, डिवाइड बाई 2 भी था मेरा, 365 दैट इज़ 1800। आपकी बुक में आंसर 3600 भी बनाओ। ठीक है, उसने 2 ने लिया। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसे करना है। ठीक है, अब देखो इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 कैसे करोगे। टोटल 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट है मेरे पास, 6 सब्जेक्ट है, सॉरी 6 पीरियड है, 5 ही सब्जेक्ट है। तो अब पहले पीरियड के पास मैं 5 के 5 सब्जेक्ट की क्लास ले सकता हूँ, यानी मैं फर्स्ट पीरियड हो सकता है कि मैं हिंदी लगाऊँ, इंग्लिश लगाऊँ, फिजिक्स लगाऊँ, केमिस्ट्री लगाऊँ या मैथ्स लगाऊँ, कोई भी एक क्लास में ले सकता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने हिंदी का लेक्चर लिया फर्स्ट, तो मेरे पास पहले पीरियड के लिए 5 ऑप्शन थे। अब जब हिंदी का पीरियड हो गया तो मुझे इंग्लिश का लगाना है, तो इंग्लिश वाले के कितने ऑप्शन होंगे, 4। अगेन इंग्लिश का लग गया तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ 3 ऑप्शन होंगे नेक्स्ट के लिए। मान लो फिजिक्स से लगाया मैंने तो 2 ऑप्शन एंड 1 ऑप्शन, और एक पीरियड मेरा बच गया खाली। एक पीरियड क्या बच गया, खाली। अब इसके पास कितने ऑप्शन है, अगेन इट हैज़ 5 ऑप्शन। कितने ऑप्शन है इसके पास,
5 ऑप्शन है। कितने हैं? मेरे पास टोटल 5 ऑप्शन होंगे इस पीरियड को फिल करने के लिए, ठीक है। अगेन वही बात आती है कि इनको मैंने फिल किया, अब यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। लेकिन आप यहाँ चीज़ समझो कि जैसे मैंने इसको लास्ट को फिल किया, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हिंदी क्लास लगी थी, यहाँ पे हिंदी की, तो 1 डिवाइड बाई 2 तो वो वाला पहली चीज़ हुई। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ बची क्या? अब ज़रूरी थोड़ी कि यही वाला मैं इस वे से करूँगा, ठीक है। अब यही अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि लास्ट पीरियड हो, मान लो इस पर मैंने एक क्लास लगा दी तो अब इसके पास 5 ऑप्शन बचेंगे एज इट इज़ शोन। तो ये कितनी बार हो सकता है? वी हैव टोटल 6 पीरियड, तो 6 के 6 पीरियड बारी बारी से खाली रहेंगे, तो इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके 6 करना पड़ेगा। इनटू क्या करना पड़ेगा? 6। नाउ सॉल्व दिस। तो दिस 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, बाकी कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। आई थिंक इसकी बजाय आप 2 3 जा इसको कैंसिल आउट करते ज़्यादा बेटर था, क्योंकि ये मेरा बन गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मीन्स 120 इंटू ये 5 इंटू मेरे पास बचा 3। 5 3 जा 15, 15 को 12 से करोगे यू गेट 1800, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किए? 5 पीरियड को एडजस्ट किया, ठीक है। कितने वे से? 5 पीरियड को 5 सब्जेक्ट कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल वे से। पहली चीज़ मैंने ये की। फिर मैंने देखा एक पीरियड जो खाली बचता है उसको कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ? मैं 5 वे से अरेंज कर सकता हूँ। अब वो खाली वाला पीरियड क्या हो सकता है? कोई भी एक हो सकता है, तो इट मीन्स मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि जब मैंने ये वाला खाली छोड़ा तो एक ऑप्शन, फिर ये वाला खाली छोड़ूंगा तो एक और ऐसी अरेंजमेंट बनेगी, एज इट इज़ करके 6 अरेंजमेंट बनेगी, तो इंटू 6। और डिवाइड बाई 2 किस लिए? क्योंकि ये हिंदी वाला या इंग्लिश वाला जो भी सब्जेक्ट होगा ये रिपीट होगा, तो रिपीट में जैसे मैं लिख दूँ कि एच लिखा, एच लिखा, क्या ये अलग अलग अरेंजमेंट है? सेम है, सिंपल से दिख रहा है, सेम अरेंजमेंट है। हम रीड नहीं कर सकते ये अलग। अगर यहाँ होता ना कि ये बड़ी हिंदी की क्लास है, छोटी हिंदी की क्लास है, ठीक है, ऐसा होता है? नहीं होता ना, ठीक है। तो तब ये अलग अलग बोल सकते हैं कि अलग अलग लेक्चर है, ठीक है। ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में मैं अगर ये बोलता कि एक मेरे सब्जेक्ट है कि मीन्स इंग्लिश लेसन्स वगैरह जो होते हैं वो करेंगे, और सेकंड में हम ओनली ग्रामर करेंगे, तो वो एक अलग चीज़, मतलब चीज़ें जब अलग अलग होती तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना है, ठीक है। तो दिस इज़ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, और मैंने जैसे बोला कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए ये चीज़ ध्यान रखना बस। इन हाउ मैनी वेज, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। 6 boys 5 girls be arranged for a group photograph if the girls are to sit on chair in a row and the boys are stand in a row behind them, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? 6 boys and 5 girls आते हैं। तो पहले मैंने देखा बॉयज़ कितने हैं, सॉरी 5 boys हैं आई थिंक, सॉरी 5 girls and 6 boys। गर्ल्स कितनी है मेरे पास? 5, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू अरेंज देम। कैसे करना है कि लड़कियां जो है ना आगे चेयर पे बैठेगी भाई, आगे चेयर्स लगी हुई वहाँ पे बैठेगी 500 के पास लगी, और उनके पीछे लड़के क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे, ऐसे पीछे खड़े होंगे लड़के, ठीक है। टोटल बॉयज आर 6, तो लेट बी 6 बॉयज आर देयर एंड गर्ल्स आर 5 गर्ल्स आर देयर, दे आर गोइंग टू सिट हियर। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन हाउ मेनी वेज कैन 6.5 गर्ल बी अरेंज फॉर द ग्रुप फोटोग्राफ? क्या करना है कि 6 लड़के हैं मेरे पास, ठीक है, और क्या है 5 गर्ल्स आते हैं। अरेंज फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ के लिए उनको अरेंज करना है। इफ़ द गर्ल्स आर टू सिट ऑन चेयर, लड़कियों को कहाँ बैठना है? चेयर्स पे बैठना है। इन ए रो एंड द बॉयज आर स्टैंड इन ए रो बिहाइंड दैम, लड़के क्या होंगे? पीछे खड़े होंगे और लड़कियाँ आगे क्या बैठेगी। तो मेरे पास टोटल कितने? 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज आर 6 एंड गर्ल्स आर 5, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। बॉयज आर 6 एंड गर्ल्स आर 5। नाउ वी हैव टू अरेंज देम, ठीक है। कैसे करना है कि जो लड़कियां हैं मीन्स गर्ल्स तो जो है वो आगे बैठेगी, G1 G2 G3 लेट बी मैंने G4 एंड G5 ये आगे बैठेंगे, और लड़के जो हैं पीछे खड़े होंगे मीन्स B1 B2 B3 B4 एंड B5 एंड B6 ये ऐसे पीछे खड़े होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ कंफर्म है कि लड़के पीछे ही खड़े होंगे और लड़कियां आगे होंगी, एक चीज़ कंफर्म है। तो अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं सिर्फ लड़कों को अरेंज करने के कितने वे होंगे? पीछे खड़े होना इनको, तो कितने वे से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ? 6 बॉयज आर देयर, सो वी कैन अरेंज देम इन 6 फैक्टोरियल वेज, यस और नो? 6 मीन्स 6 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज बॉयज,
सिर्फ बॉयज़ को अरेंज करने के कितने वे हो सकते हैं, दैट इज 6 फैक्टोरियल और वी कैन से दैट इज 720. सिंपल है. नंबर ऑफ वेज टू अरेंज गर्ल्स, गर्ल्स को कितने नंबर ऑफ वेज से मैं अरेंज कर सकता हूँ. ठीक है, 5 गर्ल हैं तो मैं इनको 5 फैक्टोरियल वेज से, इट मीन दैट इज 120 वेज से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे मेरे पास. अब एक चीज़ मुझे बताओ कि मैं लड़कों को फोटो में नहीं लेता तो क्या मेरा काम चलेगा. नहीं भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा. इट मीन्स द बोथ द इवेंट्स आर डिपेंडेंट. ठीक है, इट मीन्स मुझे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई. इट मीन दैट इज 720 इंटू 120. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर तो यू गेट योर आंसर. 2 zeros, 12 4 24, कैरी 2, 86400. दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन. सिंपल है भाई. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि मान लो सिर्फ मैं ये बोलता कि मुझे 6 बॉयज़ हैं 5 गर्ल्स हैं, मुझे उनको अरेंज करना है. ठीक है ठीक है, कि एक रो में क्या होना चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए और एक रो में बॉयज़ होने चाहिए. एक रो में गर्ल्स होनी चाहिए, एक रो में बॉयज़ होने चाहिए. ठीक है, मैंने नहीं बोला कि गर्ल्स आगे होने चाहिए बॉयज़ पीछे होने चाहिए. ऐसा कोई कंडीशन अगर नहीं दी होती तो देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 ऑल्सो. वाई इट इज़ सो, बिकॉज देखो गर्ल्स को मैंने अरेंज कर दिया, कितने वे से हो सकती हैं, 120 वेज, बॉयज़ 720 वेज. अब ऐसा भी तो सोचता नहीं लड़कियाँ पीछे हो लड़के आगे हो. ठीक है, ये भी तो एक अरेंजमेंट बनती है, 2 अरेंजमेंट. तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 2, देन योर आंसर, यू गेट योर आंसर. सिंपल है. नथिंग हो जाएगा. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8. 9 देखो. इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज शो दैट नो 2 गर्ल्स मे सिट टुगेदर. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन. ठीक है, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना इसको. 5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, बी अरेंज, मुझे इनको अरेंज करना है. शो दैट नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए. ठीक है, इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए का क्या मतलब है, 3 लड़कियां मेरे पास, तो लेट मैंने बोला कि ठीक है 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आते हैं. तो लेट मैं एक काम करता हूँ, B1 B2 B3 B4 B5, 5 लड़के मेरे पास. अब लड़कों की कंडीशन है क्या, कोई इकट्ठे बैठने चाहिए कि नहीं बैठने चाहिए, इसने कुछ नहीं बोला. इसने सिर्फ ये बोला कि जो लड़कियां हैं वो इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए, कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए. तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इनके बीच में जो मैंने क्रॉस कर रहा हूँ ये मेरे प्लेसेस हैं. ठीक है, तो अगर मैं इन जो मैंने क्रॉस किया है यहाँ पे मैं अगर लड़कियों को बैठाऊँ तो क्या कभी भी 2 लड़कियाँ इकट्ठी हो सकती है. 5 लड़के मेरे पास है ना, हाँ बिल्कुल है. तो अगर मैं लड़कियों को यहाँ बैठाऊँ, कितने प्लेसेस हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5, टोटल 6 प्लेसेस आते हैं. टोटल कितने हैं, 6 प्लेसेस. तो गर्ल्स के पास कितने हैं, 6 प्लेस हैं. कितनी लड़कियां बैठनी चाहिए, 3. तो इट मीन्स फॉर दिस गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 6p3 ways. गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अरेंज्ड इन 6p3 ways. और वी ठीक है इनटू, क्या मुझे लड़के ही बैठाने हैं यहाँ, बिल्कुल बैठाने भाई. ठीक है, लड़के तो बैठाने पड़ेंगे तभी तो लड़कियाँ अलग होगी. तो लड़कों के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लड़के हैं 5 ही जगह. इट मीन्स इट इज सिंपली बाय 5 फैक्टोरियल वेज. सो दिस इज फॉर द गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 6p3 ways, बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज. द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल. आई थिंक आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है. तो इसको करोगे क्या मिलेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3, दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मीन्स कर दो 120. ठीक है, 6 को मैं करता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है इंटू 120. दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बच गया उसकी कर लो मल्टीप्लाई. तो 5 4 जा 20, 20 को 6 से करो 120 इंटू 120 दैट इज 14400. दैट्स योर आंसर. सिंपल है भाई, आई थिंक हो जाएगा. नेक्स्ट सेकेंड, ठीक, बस थोड़ा समझना, क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा समझोगे तो चीज़ें हो जाएगी. इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज शो दैट द बेस्ट एंड रोस्ट नेवर केम टुगेदर. इसने क्या बोला कि मेरे पास 9 एग्जाम पेपर्स हैं. ठीक है, मुझे इनको अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है, शो दैट द बेस्ट एंड रोस्ट, सबसे अच्छा जो पेपर हुआ और सबसे बेकार जो पेपर है, नेवर कम टुगेदर, इकट्ठे नहीं आने चाहिए, इकट्ठे नहीं आने चाहिए. देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिले ना तो इसका उल्टा निकालो कि जब वो इकट्ठे आ जाए तो क्या होगा.
तो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ पेपर्स की अगर मैं बात करूं, दैट इज 9. नो एग्जामिनेशन पेपर्स है, ठीक है भाई. मुझे क्या करना है, इनको अरेंज करना है, ठीक है. तो कितने वैसे, मान लो रोस्ट और वो भूल जाओ कि जो अच्छा है और जो सबसे बुरा है, ठीक है, उनको मैं 1 मिनट के लिए भूल गया, ठीक है. उनको मैंने भूल गया, तो अगर मैं इन पेपर्स को कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है. नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वे, वी कैन से टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ, sorry, to which paper can be arranged. कितने वे से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ? सिंपली 9 चीज़ों को मैं कितने वे से, 9 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है. मैंने एक बार इसको 9 फैक्टोरियल लिख लिया, सॉल्व नहीं कर रहा मैं इसको, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ पेपर्स है 9, तो मैं इनको कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ? 9 फैक्टोरियल वे से, ठीक है. अब इन 9 पेपर्स में से एक तो बेस्ट होगा और एक रोस्ट भी होगा. इसने बोला कि ये कभी भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है. तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्या पहले मैं निकालता हूँ कि नंबर ऑफ वेज इन विच 9 पेपर्स कैन बी अरेंज्ड so that बेस्ट एंड रोस्ट जो मेरे पेपर थे आर टुगेदर, ये मेरे इकट्ठे होंगे तब. मैंने इन दोनों को क्या माना? इकट्ठा माना. तो बेस्ट रोस्ट, बाकी मान लो पेपर है 1 2 3 4 5 6 7 पेपर ये बच गए, ठीक है. ये दोनों इकट्ठे होंगे तब क्या होगा? इकट्ठे होने का मतलब एक साथ होना चाहिए. तो एक साथ वाला चीज़ें हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, ठीक है. तो उसमें क्या कर दिया मैंने, इसको एक बॉक्स बना लिया, एक थैले में डाल लिया. जैसे हमने बुक्स वाला किया था ना, तो मैंने क्या, ये किताबें इकट्ठी होनी चाहिए, मैंने एक थैले में डाला उनको. सेम एज इट इज मैंने ये किया कि इन दोनों को मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, तो मैंने इनको इकट्ठा मान लिया. बाकी कितने, 7 ये हो गए. अब एक बॉक्स ये हो गया, तो टोटल थिंग्स कितनी है? 8. और इनको मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ? टोटल 8 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ. लेकिन एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पे, क्या कि भाई बेस्ट और रोस्ट को इकट्ठा बोला है. ऐसा तो नहीं बोला ना कि बेस्ट वाला पहले और रोस्ट वाला बाद में, या रोस्ट वाला पहले बेस्ट वाला बाद में, ठीक है. तो ये इसकी कितने हैं अंदर? 2 पेपर्स हैं. इनको मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ? 2 फैक्टोरियल वे से. तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन. कि जब आपसे पूछा जाए कि बेस्ट और रोस्ट को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, जब 9 पेपर्स हैं मेरे पास, उनको कितने वे से अरेंज कर सकते हो? जब बेस्ट और रोस्ट को इकट्ठा किया जाए. बेस्ट और रोस्ट को क्या किया जाए? इकट्ठा किया जाए. दैट इज योर आंसर फॉर दिस. अब मैं बात करता हूं कि जो मेरे से पूछा गया है, तो इसने क्या पूछा है भाई? इसने पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज्ड, ठीक है. तो नंबर ऑफ वेज इन विच 9 पेपर्स, 9 examination papers can be arranged, क्या? show that, क्या पूछा हमने? show that the best and the roast come together, इकट्ठे आ जाए, ठीक है. ये मेरी थी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जितना मैं अरेंज कर सकता था. ये मेरी वो है जिसमें ये इकट्ठे आएंगे. तो अगर मैं टोटल में से क्या निकाल दूं, जो मैंने इकट्ठे आने वाले किए हैं वो अगर निकाल दूं, तो यू गेट योर आंसर फॉर दिस. यस और नो? ये क्या थे? टोटल जितनी अरेंजमेंट, यानी 9 पेपर को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज दिस. ये क्या है? जब मेरे बेस्ट और रोस्ट पेपर इकट्ठे रहेंगे. और इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? जब बेस्ट और रोस्ट इकट्ठे नहीं रहेंगे. तो इसको जस्ट सॉल्व कर लो. कैसे सॉल्व करोगे? इसको मैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, येस और नो? -8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है. तो हर बार जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करें. जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन बढ़ी जाती जाएगी, गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे. तो ट्राई करो, सिंप्लीफाई मीन्स आसानी से हो जाए. तो 8 फैक्टोरियल को मैं बाहर लेता हूँ, यहाँ बचेगा मेरे पास 9 माइनस 2 फैक्टोरियल मीन्स 2. दैट मीन दैट इज 8 फैक्टोरियल इंटू 7. क्या आ गया? 8 फैक्टोरियल इंटू 7. अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा आपको? 8 फैक्टोरियल इंटू 7 करोगे. 8 फैक्टोरियल क्या होगा आपका? 0 3 2 एंड 5 0 4 40. ये होता है इंटू 7 करोगे. इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या मिलेगा?
0422228, आई थिंक यही होगा। दैट्स योर आंसर फॉर दिस।